बचपन से ही मेरी माँ मुझसे कहती थी कि दुनिया में औरतों की कमी नहीं है। अगर कोई धोखा दे तो उसे बदल दो। इसलिए जब मैंने अपनी 3 साल की गर्लफ्रेंड को भारी बारिश में किसी दूसरे आदमी के लिए छाता पकड़े देखा, ठीक तब जब वह खुद को बहुत अच्छी तरह से छुपा हुआ समझ रहा था, तो मैंने बिना एक शब्द कहे शांति से एक फोटो खींच ली। मैंने सीधे उस वीडियो को पूरे जिंदा यूनिवर्सिटी में फैला दिया, जिसमें वह बारिश में अपने जूनियर को किस कर रही थी। जैसे ही यह खबर बाहर आई, हमारे आपसी दोस्तों के कमेंट से स्क्रीन भर गई। मुझे इस बात पर बिल्कुल हैरानी नहीं हुई कि वे इतने बेचैन थे। आखिर कौन नहीं जानता था कि शियाओ जिया उस समय मेरी कितनी परवाह करती थी। उसने पूरे 2.5 साल तक मेरा पीछा किया था और 88 बार गिड़गिड़ाने के बाद आखिरकार मैंने अपनी सहमति दी थी। मैंने उन अपडेट्स को गौर से देखा और मुझे अचानक महसूस हुआ कि उसका वह 100% प्यार जबरदस्ती 2 हिस्सों में बंट गया है। आधा मेरे लिए बचा था और आधा उसने चुपके से किसी और को दे दिया था। मैं उससे बहस करने नहीं गया और न ही मैंने पीछा करने वाला कोई ड्रामा किया। मैंने बस चुपचाप अपने सारे सोशल मीडिया अकाउंट बंद कर दिए, अपना सामान पैक किया और पीछे मुड़कर देखे बिना अपने घर से निकल गया। अगली सुबह जल्दी ही शियाओ को उसकी सबसे अच्छी दोस्त का फोन आया। शियाओ जिया, क्या तुम्हारे दिमाग में गधे ने लात मारी है? यह सुनकर शियाओ जिया एक पल के लिए सन्न रह गई। हालांकि उसकी सहेली ने उसे सोचने का समय नहीं दिया और सीधे उसे डांटना शुरू कर दिया। क्या तुम इतने अच्छे इंसान की कदर नहीं करती? तुम अब भी किसी दूसरे आदमी के साथ घूम रही हो? उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था कि तुम उसे इस तरह से जलील कर रही हो? अपनी सहेली से डांट खाने के बाद आखिरकार शियाओ जिया को उसकी बातों का असली मतलब समझ आया। वह अचानक खड़ी हो गई। तुम्हारा क्या मतलब है? साफ साफ बताओ। मैं तुमसे पूछ रही हूं, तुम इस वक्त कहां हो? शियाओ जिया जवाब देने ही वाली थी कि तभी उसे याद आया कि वह अभी भी अस्पताल में लुई के साथ है। इसलिए शब्द उसकी जुबान पर ही रुक गए। उसकी सहेली को अच्छी तरह पता था कि उसने जवाब क्यों नहीं दिया, और यह देखकर उसका गुस्सा और बढ़ गया। तुम अभी भी अस्पताल में उस लुली नाम के शख्स के साथ हो, है ना? क्या तुम्हें पता है कि तुम दोनों के फोटो और वीडियो पूरे कैंपस नेटवर्क पर फैल चुके हैं? यह सुनकर शियाओ जिया का दिमाग जैसे फट गया। तभी उसे याद आया कि कल रात उसकी मेरे साथ डेट थी, लेकिन लुल्ली को अस्पताल ले जाने के बाद वह अपनी व्यस्तता में इसके बारे में भूल गई थी। शेनमू का क्या हुआ? क्या उसने पूरी रात केक की दुकान पर मेरा इंतजार किया? सबसे जरूरी बात, जब शेनमू उन तस्वीरों को देखेगा तो वह क्या सोचेगा? उसने हड़बड़ाहट में फोन काट दिया और फिर देखा कि अनगिनत मिस्ड कॉल थे और वे सभी मेरी तरफ से थे। इस पल शियाओ जिया ने अनजाने में ही दर्द के कारण अपना सीना पकड़ लिया। उसने जल्दी से मेरा चैट बॉक्स खोला और वह मैसेज देखने के बाद जहां मैंने उससे मिलने के लिए कहा था, वह मुझे समझाने के लिए फोन करने ही वाली थी। लेकिन उसी समय उसके पास बैठे लुई ने उसका हाथ पकड़ लिया। सिस्टर जिया, क्या आप मेरे साथ यहां रुक सकती हैं? शियाओ जिया कुछ नहीं बोली और बेरुखी से लुल्ली का हाथ हटा दिया। उसके दिमाग ने उसे बताया कि अगर वह उस जगह नहीं पहुंची जहां मैंने उसे बुलाया था, तो मैं बहुत नाराज हो जाऊंगा। हालांकि उस सीन के बारे में सोचते हुए, जब सालों पहले मैंने उसे आग से बाहर निकाला था, शियाओ का बेचैन दिल धीरे धीरे शांत हो गया। नहीं, वह मुझसे इतना प्यार करता है कि मेरे लिए आग में भी कूद गया था। वह सिर्फ इस बात की वजह से मुझे कैसे छोड़ सकता है? समय धीरे धीरे बीतता गया। मैंने अपने सामने की खाली कुर्सी को देखा। 10 मिनट और फिर अगले 10 मिनट। शियाओ जिया फिर भी नहीं आई। इस समय तक हमारे तय समय से 1 घंटा बीत चुका था। मैं थोड़ा निराश था, लेकिन उतना भी नहीं। मैं असल में आमने सामने ब्रेकअप करना चाहता था, लेकिन बदकिस्मती से कोई चीजों को अच्छे मोड़ पर खत्म नहीं करना चाहता था। ये सोचकर मैंने अपना सिर झुकाया और एडिट किया हुआ कंटेंट अपने मोमेंट्स पर पोस्ट कर दिया। कुछ ही मिनटों बाद जिंदा का कैंपस नेटवर्क फिर से दहल गया, क्योंकि किसी ने मेरे मोमेंट्स का स्क्रीनशॉट ले लिया था और उसमें लिखा था कि मैं सिंगल रहकर खुश हूं। एक बार फिर से हलचल भरा कैंपस नेटवर्क सीधे एयरपोर्ट की तरफ मुड़ गया। मैं एयरपोर्ट पहुंचा। मैंने ड्राइवर को कार वापस विला ले जाने को कहा और आंटी जो को अपनी लोकेशन बताने के बाद मैंने अपना फोन बंद कर दिया और प्लेन में सवार हो गया। मेरे प्लेन में चढ़ने के 3 घंटे बाद आखिरकार शियाओ जिया अस्पताल से निकली। हालांकि उसे इस बात की उम्मीद नहीं थी कि उसे मेरे सिंगल होने की खबर मिलेगी, इसलिए उसने यकीन न करते हुए मेरे मोमेंट्स पर क्लिक किया। लेकिन वहां उसका स्वागत सिर्फ एक सीधी लाइन ने किया। यह देखकर जिया तुरंत दंग रह गई। वह सोचने लगी कि क्या मैंने उसे ब्लॉक कर दिया है या डिलीट कर दिया है। ये सोचते हुए उसने घबराकर मेरे फोन पर कॉल किया। दूसरी तरफ से बार बार सिर्फ वही ठंडी मशीनी आवाज आ रही थी। शियाओ को नहीं पता था कि वह अब किस स्थिति में है। उसे बस ये महसूस हुआ कि जिस पल वह मुझसे संपर्क नहीं कर पाई, उसकी दुनिया जैसे उलट गई और उसके सामने की हर चीज ने अपना रंग खो दिया। जब वह आखिरी उम्मीद के साथ उस पते पर पहुंची जो मैंने उसे भेजा था,
तो शियाओ जिया ने मुझे देखने की उम्मीद में चारों ओर देखा, लेकिन लोग आ जा रहे थे। फिर भी वहां सिर्फ मैं ही नहीं था। ये कॉफी शॉप शियाओ जिया ने खास तौर पर मेरे लिए खोली थी। ये वह जगह थी जहां हम अक्सर डेट पर जाते थे। उसने उस जानी पहचानी जगह को ऐसे देखा जैसे हर टेबल पर हमारी डेट के दौरान बातें करते और मुस्कुराते हुए हमारे साए हों। हालांकि पल भर में ही वह भ्रम टूट गया। शियाओ जिया ने एक स्टाफ मेंबर को ढूंढा और हल्की घबराहट के साथ पूछा कि मैं कहाँ गया हूं। यंग मास्टर शेन यहां 2 घंटे तक बैठे रहे और फिर चले गए। उन्होंने कुछ ऑर्डर भी नहीं किया था। वह कब निकले? मुझे सोचने दीजिए। शायद सुबह के 10:30 बजे के आसपास। समय का यह अंदाजा लगते ही शियाओ जिया ने अपने फोन की ओर देखा। उस पर मैसेज 9:30 बजे कॉफी शॉप पर मिलने का था, लेकिन अब दोपहर के 2 बजे बज रहे थे और तय समय पर पहुंचने के बाद मैंने 1 घंटे तक उसका इंतजार किया था। उस 1 घंटे के दौरान शेनमू क्या सोच रहा होगा और उसने खुद को तैयार करने के लिए किस तरह का फैसला लिया होगा। उस पूरे घंटे में न तो मैं आई और न ही मुझसे संपर्क करने की कोई कोशिश की गई। हालांकि वह इसे स्वीकार नहीं करना चाहती थी, लेकिन इस पल शियाओ जिया का खुद पर जो यकीन था वह पूरी तरह से टूट गया। उसे अब एहसास होने लगा कि मैं वाकई में बहुत नाराज था। अगर वह ऐसा कर रहा है तो क्या शेनमू अब मुझे कभी नहीं चाहेगा? जैसे ही यह ख्याल आया, शियाओ की आंखों में आंसू भर आए और उसके हाथ बेकाबू होकर कांपने लगे। वह एक चलती फिरती लाश की तरह कार की ओर वापस गई। उसके कांपते हाथ बार बार मेरा नंबर डायल कर रहे थे। पता नहीं कितना समय बीत गया, लेकिन पैसेंजर सीट पर रखा शियाओ जिया का दूसरा फोन भी वाइब्रेट कर रहा था। शायद लुली उसके बैकअप फोन पर कॉल कर रहा था, क्योंकि वह इस नंबर पर संपर्क नहीं कर पा रहा था। हालांकि शियाओ जिया का फोन उठाने का कोई इरादा नहीं था। उसका सीना भारी था, सिर में तेज दर्द हो रहा था और आंखें सूजी हुई थीं। पलकें झपकना भी उसे एक बेहद मुश्किल काम लग रहा था। उसका दिमाग बिल्कुल खाली था। शियाओ जिया मुझे खोजने के लिए शेनमू के घर जाना चाहती थी, लेकिन उसे महसूस हुआ कि स्टीयरिंग व्हील पकड़े हुए उसके हाथों में रत्ती भर भी ताकत नहीं बची थी। उन कुछ सेकंडों के दौरान जब शियाओ जिया सुनने बैठी थी, उसकी सबसे अच्छी दोस्त का फोन आया। शियाओ जिया ने हड़बड़ाहट में फोन उठाया और उसके पहले शब्द थे, मेरी मदद करो। दूसरी तरफ उसकी दोस्त सन्न रह गई। फिर उसने एक ठंडी आह भरी। अपनी दोस्त को अपनी लोकेशन बताने के बाद आखिरकार शियाओ जिया को अपने दर्द को बाहर निकालने का रास्ता मिल गया और वह दर्द में बुदबुदाने लगी। मैं शेनमू से संपर्क नहीं कर पा रही हूं। मुझे नहीं पता था कि ऐसा हो जाएगा। वह बहुत दुखी होगा, इसीलिए वह मुझसे बात नहीं करना चाहता। ऐसा नहीं है कि तुम्हें पता नहीं था, तुम बस लालची हो गई थी शियाओ जिया। अगर हम साथ बड़े न हुए होते तो मैं तुम्हारी इस हरकत के लिए तुम्हें नीची नजर से देखती। हालांकि दोस्त की बातें चुभने वाली थीं, लेकिन शियाओ जिया ने कोई पलटवार नहीं किया। उसने अपना सिर झुका लिया और खुद से पूछा कि उसने मुझे धोखा देने जैसा काम क्यों किया। यह सब कब शुरू हुआ? वह मैं ही थी जिसके लिए वह हमेशा खास रहा। भले ही वह दूसरों की नजरों में एक आदर्श बच्चा था, लेकिन मेरी आंखों में वह सबसे खास था। चाहे जब भी, चाहे जहां भी, जब तक वह वहां होता, मेरी निगाहें उसी पर टिकी रहती थीं। समय चाहे जो भी हो, जैसे ही उसे कोई जरूरत होती, मैं बिना किसी हिचकिचाहट के उसके पास पहुंच जाती थी। मैंने कभी नखरे नहीं दिखाए और न ही कोई मांग की। मैंने बिना किसी शिकायत के मेहनत की। समय के साथ मैं, जो दूसरों की नजरों में बहुत सख्त थी, उसके सामने बिल्कुल नरम पड़ गई थी। इसलिए जब बिल्कुल अलग व्यक्तित्व वाला लुल्ली सामने आया तो शियाओ जिया का ध्यान भटकने लगा। मेरी तुलना में, जिसकी कोई खास इच्छाएं नहीं थीं, लुली को खुश करना बहुत आसान था। अगर वह उसे थोड़ा सा भी कुछ देती तो लुली 1 महीने तक खुश रह सकता था। कामयाबी के इस अनजाने एहसास ने उसे लुली के जानबूझकर करीब आने के प्रयासों का विरोध करने से रोक दिया। उसने बेवफा होना शुरू कर दिया, मुझसे झूठ बोलना शुरू कर दिया और लुली पर ज्यादा समय बिताने लगी। लेकिन मैंने क्या गलत किया था? शियाओ जिया को अपनी नीचता और शर्मिंदगी का एहसास पहले कभी इतना नहीं हुआ था जितना अब हो रहा था। वह कमजोरी के साथ ड्राइवर की सीट पर झुक गई। जब उसकी दोस्त वहां पहुंची तो उसने शियाओ जिया की अधमरी जैसी हालत देखी और उसके कपड़ों से आती अस्पताल की गंध की वजह से उसने नफरत में अपनी नाक बंद कर ली। मुझसे यह मत कहना कि तुम इन गंदे कपड़ों में शेनमू से मिलने गई थी। अपनी दोस्त की आवाज सुनकर शियाओ जिया आखिरकार होश में आई। एक पल के बाद उसने अपने होंठ सिकोड़े। मैं साफ होने के बाद उसे ढूंढने जाऊंगी। उसे इस हालत में देखकर उसकी दोस्त ज्यादा कुछ नहीं कह सकी, इसलिए वह उसे नहाने और तैयार होने के लिए एक होटल ले गई ताकि वे मेरे घर जा सकें। हालांकि वे दोनों आधे घंटे तक मेरे दरवाजे पर खड़ी रहीं, पर कोई बाहर नहीं आया। शियाओ जिया के पास आगे बढ़ने और अपने फिंगरप्रिंट से लॉक खोलने के अलावा कोई चारा नहीं था। जैसे ही उसने अपनी उंगली उस पर रखी,
उसे रिकॉग्निशन फेल, पहचान विफल का नोटिफिकेशन मिला। ये मशीनी आवाज सुनते ही शियाओ जिया वहीं जम गई। उसने हार नहीं मानी और फिर से कोशिश करना चाहिए, लेकिन तभी पीछे से आंटी झो की आवाज आई। मिस शियाओ। आंटी झो, मैं यहाँ शेनमू से मिलने आई हूँ। मुझे पता है यंग मास्टर घूमने चले गए हैं और कुछ समय तक घर नहीं लौटेंगे। मुझे पक्का नहीं पता कि वह कब वापस आएंगे। मैं भी कल से कुछ समय के लिए विदेश घूमने जा रही हूँ। अब आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं है। आंटी झो को घर के अंदर जाते देख शियाओ जिया ने उन्हें जल्दी से रोका। आंटी झो, क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं और शेनमू को फोन कर सकती हैं? मुझे उनसे कुछ कहना है, प्लीज। यह यंग मास्टर की इच्छा है। मैं आपकी मदद नहीं कर सकती मिस शियाओ। आप इतने सालों से यंग मास्टर को जानती हैं, आपको उनके स्वभाव के बारे में पता होना चाहिए। खुद से पूछिए कि आपने ऐसा क्या किया है कि हमारे यंग मास्टर को इतना कठोर फैसला लेना पड़ा। इसके अलावा हमारे यंग मास्टर ने बचपन से कभी कोई दुख नहीं झेला है। आप पहली इंसान हैं जिसने उन्हें रुलाया है। मुझे उम्मीद है कि फिर आपको पछतावा नहीं होगा। शियाओ जिया का गला जैसे रुंध गया था। काफी देर तक वह एक शब्द भी नहीं बोल सकी। आंटी झो के सवाल का उसके पास कोई जवाब नहीं था और न ही जवाब देने की हिम्मत थी। जैसे ही उसके सामने का दरवाजा फिर से बंद हुआ, शियाओ जिया की लाल आंखों से आखिरकार आंसू बह निकले। उसके भींचे हुए हाथ सफेद पड़ गए थे और उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसकी दोस्त ने उसकी यह हालत देखी, लेकिन अंत में वह सिर्फ आ ही भर सकी। वह और शियाओ जिया दोनों जानते थे कि वे आज मुझसे नहीं मिल पाएंगे। जहां तक भविष्य की बात थी, शियाओ जिया ने तो इसके बारे में सोचने की हिम्मत तक नहीं की थी। दूसरी ओर हांगकांग इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर प्लेन लैंड होने के बाद मेरा सामना गलती से एक ऐसे आदमी से हुआ जो एक लड़की को परेशान कर रहा था। वह साफ तौर पर लड़की का कॉन्टैक्ट नंबर चाहता था और मना किए जाने के बाद उसने जानबूझकर उसे छुआ और फिर सीधे अफवाहें उड़ानी शुरू कर दी कि लड़की लालची है। आसपास के सभी लोग बस तमाशा देख रहे थे। मुझसे यह बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए मैं मदद के लिए आगे बढ़ा। हालांकि बिना किसी शांतिपूर्ण बातचीत के उस आदमी ने जोर जोर से गालियां देना शुरू कर दिया। मैंने उसकी बदतमीजी बर्दाश्त नहीं की और सीधे उसे करारा जवाब दिया। देखते ही देखते एयरपोर्ट के सुरक्षाकर्मी वहां दौड़ते हुए आए और हमें घेर लिया। उसी समय पास ही स्थित वीआईपी लाउंज में मौजूद कई लोगों की नजरें इस पूरी घटना पर टिकी थीं। इस लड़के की जुबान बहुत तेज है, बहुत तेज, लेकिन अब इसके लिए मुसीबत खड़ी होने वाली है। हांगकांग एयरपोर्ट पर लड़ाई झगड़ा करना कोई छोटी बात नहीं है। अगर पीटा गया आदमी पीछे पड़ गया तो उसे कुछ दिनों के लिए थाने के चक्कर काटने पड़ सकते हैं। सिस्टर हान, क्या आप इस हीरो को बचाने जा रही हैं? चिंता मत करो, उसे इसकी जरूरत नहीं है। ये सुनकर जियांग युयाओ ने अपनी भौहें सिकोड़ी और कुछ कहने ही वाली थी कि उसने देखा कि मैंने थोड़ी दूर जाकर एक फोन कॉल किया। इसके तुरंत बाद सुरक्षा कर्मियों के लीडर ने अपना वॉकी टॉकी उठाया, कुछ कहा और बड़े सम्मान के साथ मुझे जाने का इशारा किया। मेरे जाने के बाद उन्होंने उस आदमी को घसीटते हुए बाहर निकाल दिया जो दर्द के मारे जमीन पर घुटनों के बल बैठा था और उठ भी नहीं पा रहा था। सिस्टर हान, आपको कैसे पता था कि वह मुसीबत में नहीं पड़ेगा? जब वह लड़का प्लेन से उतरा था तो स्टाफ खुद उसे एस्कॉर्ट करके बाहर लाया था। स्टाफ द्वारा इतनी अहमियत दिए जाने का मतलब है कि उसके पास न केवल पैसा है, बल्कि एयरपोर्ट के बाहर भी उसकी कोई बड़ी पहचान है। चूंकि वह लड़की बहुत उत्साहित थी और मुझे खाना खिलाने की जिद कर रही थी, इसलिए मैं उसे आसानी से मना नहीं कर पाया। जब तक मैं होटल पहुंचा, रात के 8 बजे बज चुके थे। बार बार आने वाली कॉल्स की वजह से तेजी से खत्म होती फोन की बैटरी को देखकर मैंने गुस्से में अपनी भौहें सिकोड़ी। फिर मैंने फोन चार्जिंग पर लगाकर अपने माता पिता को फोन किया और अपनी सलामती की खबर दी। अगले दिन मेरे माता पिता ने मुझसे होटल का पता अपनी बड़ी बहन शेन शिंग यूई को देने के लिए कहा, ताकि वह मुझे कुछ सामान भेज सके। जब मैंने फोन काटा और फिर से उसी नंबर को स्क्रीन पर देखा तो मैंने चिढ़कर एक चक की आवाज निकाली। हालांकि वह एक अनजान नंबर था, लेकिन बिना दिमाग चलाए भी मैं जानता था कि कौन फोन कर रहा है। फोन के दूसरी तरफ बैठी शियाओ को लगा था कि मैं ये कॉल भी नहीं उठाऊंगा, लेकिन कॉल कनेक्ट हो गया। कॉल पेज को देखकर शियाओ जिया के दिल की धड़कन बढ़ गई। क्या तुम ठीक हो? एक दिन से भी कम समय में शियाओ जिया अब इंसान जैसी नहीं लग रही थी। उसकी खून जैसी लाल आंखों के नीचे काले घेरे थे और उसके चेहरे की रौनक गायब थी। मैं उसे देख नहीं सकता था, लेकिन अगर देख भी लेता तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मिस शियाओ, क्या आप थकती नहीं हैं? 99 से ज्यादा मिस्ड कॉल्स। अगर फोन की क्वालिटी अच्छी नहीं होती तो मुझे लगता है मेरा फोन अब तक क्रैश हो गया होता। तुम कहाँ हो? मैं तुमसे मिलने आऊंगी। क्या हम आमने सामने बैठकर बात कर सकते हैं?
तुम मुझे क्या बताओगी? ये बताओगी कि तुम मेरी पीठ पीछे लुल्ली के साथ कैसे संबंध बना रही थीं? ये बताओगी कि तुम्हारा ये अवैध प्यार कितना रोमांचक है? या ये कहोगी कि भले ही तुमने धोखा दिया, फिर भी मैं ही वह इंसान हूं जिसे तुम सबसे ज्यादा प्यार करती हो? शियाओ जिया, तुम्हारी माफी की मेरे लिए कोई कीमत नहीं है। ऐसा नहीं है शेनमू। मेरे और लुली के बीच ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। ज्यादा से ज्यादा बस वह एक गले लगना था और कुछ नहीं। बस मुझे मना मत करो, मुझे एक मौका दो, ठीक है? वह खुद को संभालने की कोशिश करते हुए रो पड़ी। कल जब से उसे मेरी कोई खबर नहीं मिली थी, शियाओ जिया को अपनी दुनिया खाली लग रही थी। उसके दिमाग में बस एक ही ख्याल था, वही थी जो मुझे छोड़ नहीं पा रही थी। मुझे ढूंढने पर ही उसके आसपास की हर चीज का कोई मतलब होता। इसलिए उसने पागलों की तरह मुझसे संपर्क किया, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि इसका नतीजा सिर्फ कोई कीमत नहीं निकलेगा। शियाओ जिया को और कुछ कहने का मौका नहीं मिला और फोन पर बीप बीप की आवाजें आने लगी। उसने तुरंत फिर से डायल किया, लेकिन पाया कि मैंने उसका वह नंबर भी ब्लॉक कर दिया है। इसलिए उसे दूसरे फोन से कॉल करना पड़ा। मैंने बार बार बजते फोन को देखा और अपने माता पिता से किए वादे को याद करते हुए फोन बंद न करने का फैसला किया। इसलिए बाहर निकलते ही मैंने सबसे पहले बिजनेस हॉल जाकर एक नया सिम कार्ड लिया। फिर मैंने नया नंबर अपने माता पिता को भेजा और पुराने कार्ड को बंद करवा दिया। उसके बाद ही मैंने मैप की सलाह मानते हुए एक बार के गेट पर कदम रखा। कुछ ही मिनटों बाद जांग युयाओ वेटर के पीछे पीछे मेरी तरफ आई। उस समय मैं बार के सामने एक घूमने वाली कुर्सी पर बैठा अपने फोन से खेल रहा था। उसने ऊपर देखा और जम्हाई ली, फिर अचानक रुक गई और उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। इतना बड़ा इत्तेफाक तो नहीं हो सकता है ना? जांग युयाओ का दिल धड़का और वह मेरे पास झुक गई। मैं इस बार की इंचार्ज हूं। हैंडसम, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूं? मैं तट रेखा के पास के सभी बूथ लेना चाहता हूं। बार के अंदर जाने के बाद ही मुझे पता चला कि इस पत्थर वाली गली का अंत असल में समुद्र तट है। उन सीटों पर बैठकर कोई भी पूरे तटीय नजारे का आनंद ले सकता था। मेरी एक आदत है, मुझे शोर के बीच शांति पसंद है। जांग युयाओ ने मेरी नजर का पीछा करते हुए बार के पश्चिम की ओर देखा और फिर वह हंसी। आप थोड़े जिद्दी हैं। वह एरिया बार की सबसे अच्छी सीटों वाला है और आप उन सबको अकेले ही लेना चाहते हैं। अगर आप इतने हैंडसम नहीं होते तो मेरा मन आपको बाहर निकालने का करता। मैंने उसकी ओर देखा और जादू की तरह एक कार्ड निकाला। मेरे पास पैसा है, क्या आप कमाना चाहती हैं? जियांग यू याओ ने मेरे हाथ में कार्ड को घूर कर देखा, फिर मुस्कुराई और अपनी आंखें सिकोड़ी। उसने कार्ड लिया और अपने पीछे खड़े वेटर को थमा दिया। फिर मुझसे पूछा कि मुझे कितनी सीटें चाहिए। 10 मीटर के दायरे में। जियांग यू याओ ने तुरंत जवाब दिया और इशारा किया, जिसके बाद फौरन लोग टेबल खाली करने लगे। कुछ ही देर बाद कोई मुझे जमीन से छत तक वाली खिड़की के पास ले गया। याओ दीदी, आपने उसकी बात क्यों मान ली? बार के पास पैसों की कमी नहीं है। ये सुनकर जियांग यू याओ ने उसकी ओर देखा, एयरपोर्ट के उस दृश्य को याद करते हुए जहां एक औरत अपनी नजरें भी नहीं हटा पा रही थी, और अर्थपूर्ण लहजे में जवाब दिया, मुझे डर है कि कोई मुझे डांटेगा। उसके जाने के बाद सवाल पूछने वाले लड़के को आखिरकार समझ आया कि जियांग यू याओ का क्या मतलब था। जियांग यू याओ को इस बात की परवाह नहीं थी कि बार के लोग क्या सोचते हैं। वह जल्दी से लिफ्ट से दूसरी मंजिल पर गई और बिना रुके प्राइवेट रूम में घुस गई। गैस करो, नीचे मुझे कौन मिला? लेकिन जब दरवाजा खुला तो कमरे में मौजूद दो लोग पहले ही सो चुके थे। यह देखकर उसने अपने होंठ सिकोड़े, एक लंबी जम्हाई ली और अपनी आंखें भी बंद कर लीं। आधे घंटे बाद लैन यू ने उसे थपथपाकर जगाया। चलो नीचे खाना खाने चलते हैं। जियांग यू याओ ने जम्हाई ली और नींद में ही उन दोनों के पीछे पीछे दरवाजे से बाहर निकल गई। जैसे ही वह कमरे से बाहर निकली, उसे अचानक सब याद आ गया। वह बोलने ही वाली थी कि उसने देखा कि ज्यू किंग हान सामने खड़ी होकर नीचे देख रही है। उसकी नजर को भांपते हुए जियांग युयाओ ने अपना माथा पीट लिया। सिस्टर हान, मैं आपको बताना भूल गई कि उस तरफ का पूरा एरिया उस लड़के ने ले लिया है। यहां तक कि वह बार काउंटर जहां आप आमतौर पर खाना खाती हैं, वह भी मेरे दिए हुए 10 मीटर के दायरे में आता है। इस समय हॉल के 1/3 मेहमान मेरी सीटों के सामने लाइन लगा रहे थे। जो लोग लाइन में नहीं थे, उनका ध्यान भी मेरी तरफ ही था। यहां तक कि काफी लड़के भी मजे लेने के लिए वहां पहुंच गए थे। मैंने किसी को मना नहीं किया। जब तक वे लाइन में थे और उनके लुक्स और पर्सनैलिटी अच्छी थी, कोई भी मेरे सामने बैठकर खेल सकता था। जीतने वाले मेरा कॉन्टैक्ट नंबर ले सकते थे। हारने वाले बाहर तट पर एक चक्कर लगाने जाते थे। तभी दो और लड़कियां दौड़ती हुई बाहर गईं। जियांग युयाओ ने, जिसने अभी अभी देखा कि क्या हुआ, हैरानी से अपना मुंह ढक लिया। ये लड़का खेलना जानता है। लैन यू ने कोई कमेंट नहीं किया। इसके बजाय ज्यू किंग हान ने अपनी नजरें हटा लीं और लिफ्ट की ओर बढ़ने लगी। किसी वजह से जियांग यू याओ को बेवजह थोड़ा ठंडा महसूस हुआ। उसने जानबूझकर लैन यू को कोहनी मारी।
क्या तुम्हें कुछ गलत महसूस नहीं हो रहा? तुम्हारे दिमाग में कुछ गलत है। तुम खाने की सीटें भी बेच सकती हो। वैसे तुम अपना दिमाग भी उनके साथ क्यों नहीं बेच देती? ज्यू किंग हान को प्राइवेट रूम में खाने की महक पसंद नहीं थी, इसीलिए वे पहली मंजिल पर खाते थे। जांग यू याओ को अच्छी तरह पता था कि लैन यू क्यों नाराज है, इसलिए वह माफी मांगने के लिए उसके पीछे भागी। मैं उससे बात करूंगी कि हमें खाने के लिए एक टेबल उधार दे दें। जांग यू याओ ने लैन यू की बेरुखी को दिल पर नहीं लिया। नीचे पहुंचने के बाद वह जल्दी से मेरी ओर दौड़कर आई। उसने हेलो कहा और मेरे सामने बैठ गई। आज ड्रिंक्स फ्री हैं। क्या हमारे खाने के लिए एक टेबल उधार मिल सकती है? मेरी तरफ से सिर हिलाते हुए सहमति मिलते ही जैंग यू याओ तुरंत मेरे बगल वाले बूथ पर गई और ज्यू किंग हान और लैन यू को इशारा किया। लैन यू ने धीरे से चिढ़ते हुए कहा, आखिरकार तुम इस दुकान की मालकिन हो, फिर भी तुम्हें खाने के लिए एक मेहमान से सीट उधार लेनी पड़ रही है। यह सब जांग यू याओ की वजह से हुआ था। इसके विपरीत ज्यू किंग हान पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। उसने मेरी तरफ से अपनी नजरें हटाईं और फिर जांग यू याओ के पास बैठ गई। खाना परोसे जाने के इंतजार के दौरान जियांग युयाओ मेरे पास वाले सोफे पर लेट गई और मुझे और उन लोगों को देख रही थी जो मुझसे बात करने और खेलने आ रहे थे। समय बीतता गया। मेरे सामने बहुत कम लोग बचे थे और कोई भी मुझे हरा नहीं पा रहा था। यह देखकर मैंने ऊब कर जम्हाई ली और जाने ही वाला था। जियांग युयाओ मेरी हरकत देखकर दंग रह गई। फिर जल्दी से बोली, क्या आप जा रहे हैं? क्या यह बहुत बोरिंग है? क्यों ना आप हमारे साथ खेलने के बारे में सोचें। मेरी सिस्टर हान की पासा फेंकने की स्किल बहुत अच्छी है। ये सुनकर मैं रुका और अपना सिर घुमाया। मेरी नजर उस महिला पर पड़ी जो अपने फोन की ओर नीचे देख रही थी। सच कहूं तो ये महिला उन सभी महिलाओं में सबसे आकर्षक थी जिनसे मेरा सामना हुआ था। जैसे ही उसे मेरी नजर महसूस हुई, जू किंग हान ने अपना फोन देखते हुए ऊपर नजर उठाई। हमारी आंखें मिलीं और मैंने उसे सहजता से सिर हिलाकर अभिवादन किया। फिर उसके पास चलकर गया। खेलना चाहती हो? यह सुनकर किंग हान ने हल्की हंसी दी और जानबूझकर पूछा, क्या खेल? मेरी तरफ इतनी हलचल हो रही थी। क्या इस इंसान ने ध्यान नहीं दिया? हो सकता है। आखिर वह अपने फोन में व्यस्त थी। मैंने एक पल के लिए इसके बारे में सोचा और मेरी दिलचस्पी पूरी तरह खत्म हो गई। वैसे भी मैं अभी सिर्फ इसलिए इधर आया था क्योंकि उसकी नजर मुझ पर पड़ी थी। चूंकि उसे कोई दिलचस्पी नहीं थी तो ना खेलना ही बेहतर था। यह सोचकर मैंने एक माफी भरी मुस्कान दी। रुकावट के लिए माफी चाहता हूं, ये कहते हुए मैं जाने के लिए मुड़ा। जू किंग हान ने मेरी जाती हुई पीठ को देखा और किसी वजह से उसका दिल घबरा गया। उसके होंठों से बस एक ही शब्द निकला, रुको। मैंने इसे सुना, लेकिन मैंने ऐसे नाटक किया जैसे कुछ सुना ही ना हो। हालांकि जियांग यू याओ नहीं चाहती थी कि मैं इस तरह जाऊं, इसलिए वह मुझे रोकने के लिए तेजी से दौड़कर आई और घबराहट में बोली, खेलो खेलो खेलो, मेरी सिस्टर हान की बात पूरी हो गई है। मैं उनके साथ नहीं खेलूंगी। क्या आपके साथ खेल सकती हूं? यह सुनकर लैन यू दंग रह गई, लेकिन अगले ही पल उसने ज्यू किंग हान की नजर को भांप लिया और तुरंत सिर हिलाते हुए मना कर दिया। मुझे खेलना नहीं आता, आप मेरी सिस्टर हान के साथ खेलिए। मेरी सिस्टर हान इसमें बहुत माहिर हैं। वह तारीफ तो कर रही थी, लेकिन उसकी आंखों में विनती थी। भगवान जानता है कि ज्यू किंग हान का किसी की तरफ 2 बार देखना कितनी बड़ी बात थी। अगर उसकी वजह से यह बात बिगड़ जाती तो जियांग यू याओ के बड़े बॉस उसकी खाल उधेड़ देते। भले ही यह हमारी पहली मुलाकात थी, लेकिन मैं उसका मतलब समझ गया। मैं बहुत तैयार नहीं था, इसलिए मैंने शालीनता से मना करने की योजना बनाई। लेकिन वह मेरे साथ खेलना नहीं चाहती। ऐसा कैसे हो सकता है? वह बस थोड़ा दिखावा कर रही हैं, आप तो जानते ही हैं। मैं अनजाने में हंस पड़ा और किंग हान की ओर देखा, जिसका चेहरा उन शब्दों की वजह से अजीब और सख्त हो गया था। फिर भी वह खुद को संभालने और ऐसा नाटक करने की कोशिश कर रही थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ये देखकर मैं और भी खिलखिलाकर हंस पड़ा। मैं फिर से उसके सामने बैठ गया और टेबल पर रखे डाइस कप को हिलाया। कैसे खेलना है? किंग हान थोड़ा आगे झुकी। 3 में से बेस्ट, हम आपके नियमों का पालन करेंगे। हारने पर 1 चक्कर लगाना होगा और जीतने पर कांटेक्ट नंबर मिलेगा। ठीक है, बड़ा या छोटा? किंग हान ने जिद नहीं की और फैसला मुझ पर छोड़ दिया। ये ठीक है, आप पहले शुरू करें। किंग हान ने और मना नहीं किया। मैंने देखा कि उसने डाइस कप को आगे बढ़ाया, उसे टेबल पर 2-3 बार लापरवाही से हिलाया और फिर रुक गई। फिर उसने मुझे इशारा किया। मैंने भी बस कुछ बार हिलाया और नीचे रख दिया, लेकिन नतीजा वही निकला जो जियांग यू याओ ने कहा था। भले ही मैंने हर बार 3-1, एक निकाले थे, लेकिन ज्यू किंग हान के तीनों पासे एक दूसरे के ऊपर रखे थे, जिससे केवल एक ही एक दिख रहा था। मेरे पास कोई बहाना नहीं था और मैंने हार स्वीकार कर ली। मैं तुरंत चक्कर लगाने के लिए उठ खड़ा हुआ। मेरी हरकत देखकर ज्यू किंग हान ने तुरंत एक नजर डाली। जियांग यू याओ,
फौरन समझ गई और उसने मुझे फिर से रोक लिया। रुकिए, हैंडसम, प्लीज रुकिए। क्या आप बहनें इतनी दयालु हैं कि नहीं चाहती कि मैं दौड़ूं? बिल्कुल नहीं। हम जीत गए हैं, इसलिए हमें आपका कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए। ये सुनकर मैं और बेवकूफ बनने का नाटक नहीं कर सका। मैंने ईमानदारी से अपना फोन निकाला। जब किंग हान और मैंने एक दूसरे का नंबर सेव कर लिया तो जियांग यू याओ भी शामिल हो गई। मैं भी आपको ऐड करना चाहती हूं, लेकिन मैं पासे के खेल में आपसे अच्छी नहीं हूं। ऐसा करते हैं, भविष्य में आप जब भी यहां आएंगे सब कुछ फ्री होगा, तो फिर आप मुझे डिनर पर ले जा सकती हैं। जियांग युयाओ के व्यक्तित्व को देखते हुए वह निश्चित रूप से जानती होगी कि अच्छा खाना कहाँ मिलता है। उसकी बात मानकर मुझे कोई नुकसान नहीं होने वाला था। यह सुनकर जियांग युयाओ ने जल्दी से कोड स्कैन किया। तो फिर पक्का रहा। मेरा नाम जियांग युयाओ है। वैसे क्या आप यहाँ हांगकांग में घूमने आए हैं? अभी के लिए हाँ। अगर कुछ हो तो बस मुझे मैसेज कर देना। मैं आराम करने जा रहा हूं, अगली बार मिलते हैं। ये कहकर मैं बार से बाहर निकल गया, इससे पहले कि जैंग युयाओ मुझे रोक पाती। कुछ मिनट बाद जू किंग हान के विचारमग्न चेहरे को देखकर लैन यू खुद को पूछने से नहीं रोक पाई। क्या बात है सिस्टर हान? क्या आप उसमें दिलचस्पी ले रही हैं? ज्यू किंग हान ने अपनी कनपटी मली और एक आह भरी। लेकिन उसे मुझ में कोई दिलचस्पी नहीं है। लैन यू ने जियांग युयाओ की ओर देखा। ऐसा लगता है कि वह आपकी तुलना में जियांग युयाओ के प्रति ज्यादा उत्साही है। इन शब्दों ने जियांग युयाओ को चौंका दिया, जो उस समय मेरे मोमेंट्स देख रही थीं। ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन अभी के सीन को याद करते हुए ऐसा ही लग रहा था। शेनमू का व्यवहार उसके प्रति ज्यू किंग हान की तुलना में थोड़ा ज्यादा दोस्ताना था। यह कहते हुए उसने अपना फोन ज्यू किंग हान को थमा दिया। देखो, उसका अभी अभी ब्रेकअप हुआ है। उसके मोमेंट्स देखो, ये बस 2 दिन पहले की बात है। यह सुनकर लैन यू अविश्वास के साथ पास आई। क्या ऐसा नहीं हो सकता? क्या वाकई कोई इतना अंधा हो सकता है? भले ही मेरा व्यक्तित्व और लुक्स उसके टाइप के नहीं थे, लेकिन वह अपनी अंतरात्मा के खिलाफ यह नहीं कह सकती थी कि मैं अच्छा नहीं हूं। हालांकि जब उसने मेरे मोमेंट्स देखे तो वह भी खामोश हो गई। वाकई कोई इतना अंधा है, जियांग युयाओ ने विश्लेषण करना शुरू किया। तो शेनमू अपना टूटा हुआ दिल जोड़ने हांगकांग आया है। ये तो बहुत अच्छा है सिस्टर हान, लोहा गर्म है, चोट कर दीजिए। उत्साहित जियांग युयाओ को देखकर जू किंग हान खुद पर शक करने लगी। क्या मैं इतना साफ जाहिर कर रही हूं? साफ नहीं, बहुत साफ। कल जब से आपने शेनमू को देखा है, आपने अपनी नजरें नहीं हटाई। और कल एयरपोर्ट पर आपने कहा था कि उसे हमारी मदद की जरूरत नहीं है, फिर भी आपने एयरपोर्ट मैनेजर को फोन किया ताकि उसके लिए सब आसान हो जाए। जब लैन यू ने ये बातें कहीं तो ज्यू किंग हान अभी अभी मैसेज भेजकर हटी थी। जियांग युयाओ की तेज नजरों ने उसके मैसेज की झलक देख ली थी। अगर कल की किंग हान की हरकत को एक पल की दया माना जा सकता था, तो आज की उसकी हरकतें उन दोनों की उम्मीदों से परे थीं। इसीलिए लैन यू ने मुझसे सीट उधार लेने का सुझाव दिया और मुझे किंग हान के साथ पासे खेलने के लिए उकसाया। जो किंग हान का मना न करना ही इस बात का सबूत था कि उसका अंदाजा सही था। अपने सामने उन दोनों को आंखें मटकाते देख जू किंग हान ने बिना इनकार किए बेबसी से अपना सिर हिलाया। किंग हान कभी किसी रिश्ते में नहीं रही थी, फिर भी वह जानती थी कि मेरे प्रति उसकी भावनाएं महज दोस्ती वाली नहीं थीं। उसका बेकाबू दिल और चेहरे की तपिश उसे याद दिला रही थी कि यह उसके लिए एकदम नया अनुभव था। ये सोचते हुए उसने मन ही मन मेरा नाम लिया। उन दोनों की छेड़खानी के बीच उसके कान लाल हो गए। आखिरकार उसने एक नियम बनाया, उसे परेशान मत करना। जियांग युयाओ और लैन यू ने एक दूसरे को देखा और सिर हिलाया। लैन यू जानती थी कि दिल के मामलों को अपने स्वाभाविक रास्ते पर चलना चाहिए, जबकि याओ को लगा कि जब तक वह किंग हान का जिक्र नहीं करती तब तक मुझे बाहर बुलाना किंग हान के सुझाव का उल्लंघन नहीं होगा। दूसरी ओर बाहर से निकलते ही मैंने महसूस किया कि अंधेरे में कई आंखें मेरा पीछा कर रही हैं। अजीब बात यह थी कि इससे पहले कि मैं कुछ करता वे नजरें पूरी तरह गायब हो गईं। मैंने ये पक्का करने के लिए कुछ और चक्कर लगाए कि वे आंखें सच में चली गई हैं। फिर मैंने होटल के लिए टैक्सी ली। हाथ मुंह धोने के बाद मैं अपने फोन के साथ होटल की बालकनी में गया। मैं आराम कुर्सी पर लेट गया और मैसेजेस का जवाब देने लगा। मुझे ऑनलाइन देखकर एक दोस्त ने तुरंत कई सवालिया निशान भेजे और मुझे बताया कि यूनिवर्सिटी नेटवर्क पर क्या चल रहा है। शियाओ जिया और लुली के सारे फोटो और वीडियो गायब हो चुके थे। उसका अंदाजा था कि शियाओ जिया ने किसी को कहकर इन्हें हटवाया है। इसके अलावा दोस्त ने एक फोटो भेजी। शियाओ जिया ने यूनिवर्सिटी नेटवर्क पर कहा था कि लुली के साथ जो हुआ वह सिर्फ एक गलतफहमी थी और हमारा रिश्ता बहुत मजबूत है और हमारा ब्रेकअप नहीं हुआ है। मैं देख रहा हूं कि बहुत से लोग इस पर यकीन कर रहे हैं। हम बचपन के साथी थे और सालों से साथ थे। साथ ही
हमारे लुक्स, पारिवारिक पृष्ठभूमि और काबिलियत सब मेल खाते थे। इसलिए यूनिवर्सिटी के छात्रों की नज़रों में हम एक आदर्श जोड़ी थे। जब मेरे मोमेंट्स का फोटो सामने आया था तब लोगों को लगा था कि किसी ने फूट डालने के लिए फोटोशॉप किया है। आज शियाओ जिया के इस बयान के बाद और भी लोगों को लगा कि हम अलग नहीं हुए हैं। मैंने उस बयान का स्क्रीनशॉट देखा। उसमें लिखा था, आप सबकी चिंता के लिए शुक्रिया, लेकिन शेनमू के साथ मेरा रिश्ता स्थिर है। जहां तक 2 दिन पहले की तस्वीरों की बात है, वह बस किसी जरूरतमंद की मदद करने का एक नेक काम था। कृपया अब वैसी तस्वीरें और वीडियो ना फैलाएं, वरना मुझे कानूनी कदम उठाने पड़ेंगे। यह बहुत छोटा और सफाई से लिखा गया बयान था। मैंने अपने होंठ सिकोड़े और दोस्त को जवाब देने के बाद यूनिवर्सिटी फोरम खोला। लोकप्रियता की वजह से शियाओ जिया की पोस्ट टॉप पर थी। मैंने कमेंट सेक्शन में जाकर सीधे टाइप किया, मैं अभी सिंगल हूं। शियाओ जिया के साथ स्थिर रिश्ते की बात उसकी व्यक्तिगत अफवाह है। साथ ही बारिश में शियाओ जिया और लूली के गले मिलने के वीडियो और फोटो मैंने ही पोस्ट किए थे, ताकि आप दोनों हमेशा साथ रहें। ये जवाब देने के बाद मैंने सोचा कि जब शियाओ जिया मुझे इतना परेशान करना चाहती है, तो मुझे भी लिहाज करने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैंने यही मैसेज कॉपी करके अपने होम पेज पर डाल दिया और शियाओ जिया और लूली को टैग भी कर दिया। ये सब करने के बाद मुझे सुकून मिला और मैं सो गया। इस बीच शियाओ जिया ने जब मेरा जवाब देखा तो उसका चेहरा काला पड़ गया। उसने तुरंत मेरा प्राइवेट मैसेज पेज खोला। शेनमू, तुम कहाँ हो? क्या तुम्हें इतना बेरहम होना पड़ेगा? हमारे सालों पुराने प्यार की खातिर मुझे एक मौका दो। इंतजार करने के बाद भी उसे जवाब नहीं मिला। वह सोफे पर बेबसी में गिर पड़ी। शराब का एक घूंट पीने के बाद उसने फिर मैसेज किया, कोई बात नहीं, अगर हम नहीं मिलते, क्या तुम लुल्ली को अपनी सफाई देने दोगे? मैं बस चाहती हूं कि तुम मेरी थोड़ी परवाह करो। उस दिन मेरे और उसके बीच बस वह एक हक था। शेनमू, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूं। मैंने कभी अलग होने का नहीं सोचा था। प्लीज इतने कठोर मत बनो। ये मैसेज भेजने के बाद वह कालीन पर फिसल गई। उसे नहीं पता था कि कौन सी ताकत काम कर रही है, लेकिन वह मेरी लोकेशन नहीं ढूंढ पा रही थी। मैं उसकी जिंदगी से ऐसे गायब हो रहा था जैसे उसे सांस लेने का मौका भी नहीं देना चाहता। वह हर पल तड़प रही थी और हमारी पुरानी चैट देख रही थी। उसे लगा कि अगर मैं उसे डांटता भी तो वह इस खामोशी से बेहतर होता। उसे महसूस हुआ कि मेरा यह संदेश उसके दिल में खंजर की तरह चुभ रहा है। शेनमू, मुझे सच में पता है कि मैं गलत थी। तुम मेरे प्रति थोड़े नरम क्यों नहीं हो सकते? तुम तो मुझसे इतना प्यार करते थे। उस दिन यूनिवर्सिटी नेटवर्क पर धमाका करने के बाद मैंने वहां की खबरों पर ध्यान नहीं दिया। आज बारिश की वजह से मैं सो गया था। जैसे ही मैं जागा, मुझे जांग युयाओ का मैसेज मिला। हमारी सिर्फ एक मुलाकात हुई थी और मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी सक्रिय होगी। उसने पूछा, शेनमू, क्या तुम बाहर आकर खेलना चाहते हो? हम मैनर पर एक गेट टुगेदर कर रहे हैं। यहाँ का नजारा बहुत अच्छा है, क्या तुम आओगे? जैसे ही मैंने चैट खोली, उसने टाइपिंग देखकर तुरंत दूसरा मैसेज भेजा, आ जाओ आ जाओ, इस सर्कल में सब बहुत अच्छे हैं। मैं किसी को तुम्हारा मजा खराब नहीं करने दूंगी। ये सोचकर कि उसने इतनी मेहनत की है और मेरे पास भी कोई काम नहीं था, मैंने नहीं जा रहा वाले शब्द काट दिए। मैंने उससे समय और जगह पूछी। मेरे मान जाने पर वह बहुत खुश हुई। 1 घंटे में निकल रहे हैं। वह प्राइवेट प्रॉपर्टी है और बाहर की गाड़ियां अंदर नहीं आ सकती, इसलिए मैं तुम्हें लेने आऊंगी। अगर तुम नहीं चाहते तो मैं चौराहे पर इंतजार कर सकती हूँ। चूंकि मैं साथ जाने के लिए मान गया था कि इसलिए मुझे अपना पता बताने में कोई ऐतराज नहीं था। हांगकांग में जियांग परिवार की जो हैसियत थी, अगर वे ढूंढना चाहते तो ढूंढ ही लेते। इसलिए मैंने सीधे अपनी लोकेशन भेज दी। 1 घंटा बीत गया। जैसे ही मैं बिस्तर से उठा, मुझे जांग युयाओ का फोटो मिला। मैं नीचे हूं। अपनी बहन शेन शिंग युई को बताने के बाद मैं लिफ्ट से नीचे चला गया। होटल से बाहर निकलते ही जैंग युयाओ ने मुझे एक नजर में पहचान लिया। उसने पहले कार की खिड़की से बाहर झुककर हाथ हिलाया, फिर शायद कुछ याद आने पर वह तुरंत अंदर हुई और कार का दरवाजा खोल दिया। सच तो यह है कि जैंग युयाओ को मुझे बुलाने की जरूरत नहीं थी। वह सफेद रेंज रोवर दूर से ही चमक रही थी। मैं तेजी से कार के पास पहुंचा और झक रहा था कि आगे बैठूं या पीछे। तभी जैंग युयाओ ने सीधे मेरे लिए पीछे का दरवाजा खोल दिया। आगे की सीट पर एक पूर्वज विराजमान है, इसलिए मुझे आपको पीछे बैठने का कष्ट देना पड़ेगा। सॉरी। मैंने सिर हिलाया और शुक्रिया कहा। जैसे ही मैं कार के अंदर बैठने वाला था, मेरी नजर के सामने एक हाथ आया। मैंने ऊपर देखा तो मेरी आंखें कार में बैठी उस शख्स से मिलीं। जू किंग हान को दोबारा देखकर मैं फिर से उसकी खूबसूरती का कायल हो गया। ये इंसान वाकई में कुदरत का एक बेहतरीन करिश्मा थी। क्या आपको मदद के लिए हाथ चाहिए? यह सुनकर मैं थोड़ा उलझन में पड़ गया कि वह क्या सोच रही है। मैंने उसके हाथ को देखा और फिर उसके चेहरे को। अंत में मैंने सहजता से अपना हाथ उसके हाथ पर रख दिया। ठीक से बैठने के बाद मैं अपनी सीट बेल्ट लगाने लगा।
उधर ज्यू किंग हान उस जगह को एकटक देख रही थी जहां अभी मेरा हाथ था। उसे महसूस हुआ कि मेरा हाथ बहुत गर्म था और मेरे छूते ही उसे अपने दिल में एक अजीब सी हलचल और शरीर में कंपन महसूस हुआ। उसे लगा जैसे उसका पूरा वजूद आग पकड़ने वाला है। उसने अपने होंठ भींचे और यह महसूस करते हुए कि उसके कान गर्म हो रहे हैं, उसने अपनी घबराहट छुपाने के लिए तुरंत खिड़की के बाहर देखना शुरू कर दिया। जियांग युयाओ ने पीछे का यह पूरा नजारा देखा और मन ही मन मुस्कुराते हुए गाना गुनगुनाते हुए गाड़ी आगे बढ़ा दी। रास्ते में मैंने सीट बेल्ट को थोड़ा कसकर पकड़ा हुआ था। ज्यू किंग हान ने, जो अब तक अपनी भावनाओं को काबू में कर चुकी थी, मेरी इस हरकत को ताड़ लिया। उसने अपनी भौहें सिकोड़ी और कुछ सोचते हुए अपना पैर आगे बढ़ाया और सामने वाली सीट पर हल्का सा किक किया। गाड़ी धीरे चलाओ शेनमू, क्या तुम्हें असहज महसूस हो रहा है? आह, मुझे कार सिकनेस, गाड़ी में जी मिचलाना होती है। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे उल्टी तो नहीं आती, बस सिर चकराने लगता है। ये सुनते ही जियांग युयाओ ने गाड़ी और धीरे कर दी। उसे ऐसा करते देख मैंने तुरंत रोका। तुम अपनी सामान्य गति से चला सकती हो। धीरे धीरे दर्द सहने से अच्छा है कि एक बार में खत्म हो जाए। जियांग युयाओ थोड़ी अवाक रह गई, लेकिन मेरा पक्का इरादा देखकर उसने रफ्तार बढ़ा दी। कुछ मिनटों के बाद ज्यू किंग हान ने अचानक कार रुकवाई। बहुत ही जल्दी सड़क किनारे इंतजार कर रहे एक शख्स ने एक बैग उसे थमाया। ज्यू किंग हान ने उसे खोलकर चेक किया और जब उसे वह मिल गया जो वह चाहती थी, तो उसने बैग से एक चीज निकालकर मुझे दी। हनी पोमेलो लेमन टी, इसे पीने से तुम्हारी बेचैनी कम हो जाएगी। मैं एक पल के लिए सन्न रह गया, फिर अपनी तरफ इशारा किया। ये मेरे लिए है। इस कार में सिर्फ तुम्हें ही इसकी जरूरत है, तो फिर मैं मना नहीं करूंगा। शुक्रिया। मैंने उसकी ओर देखकर एक शालीन मुस्कान दी और कप ले लिया। मुझे सिर झुकाकर पीते हुए देखकर ज्यू किंग हान कुछ पल के लिए ख्यालों में खो गई। पीने के बाद उसने बैग से एक दवाई का डिब्बा निकाला और मुझे दिया। बिना खुला हुआ कार सिकनेस का पत्ता। अब मैं सच में थोड़ा शर्मिंदा महसूस कर रहा था। उसका नाम याद करते हुए मैं उसकी ओर मुड़ा। ज्यू किंग हान, क्या तुम हमेशा इतनी फिक्रमंद और ख्याल रखने वाली हो? आगे की सीट पर बैठी जियांग युयाओ यह सुनकर ठहाका मारकर हंस पड़ी। ज्यू किंग हान और ख्याल रखने वाली, यह उसके जीवन का सबसे मजेदार जोक था। हालांकि पीछे बैठी ज्यू किंग हान ने अपना आपा नहीं खोया, पर उसने मेरे सवाल का जवाब भी नहीं दिया। इसके बजाय वह मुस्कुराते हुए बोली, अभी मंजिल तक पहुंचने में 1 घंटे का रास्ता और है। दवाई लेने से सफर का दूसरा हिस्सा कम तकलीफदेह होगा। मैंने सिर हिलाया, एक गोली निकाली और उसे खाकर आराम करने के लिए सीट से टेक लगा ली। ज्यू किंग हान ख्याल रखने वाली इंसान है या नहीं, ये मेरे लिए ज्यादा मायने नहीं रखता था, क्योंकि हम बस अभी अभी के जान पहचान वाले थे। वक्त धीरे धीरे बीतता गया और मेरी सांसें स्थिर हो गईं। गाड़ी के हिलने के साथ मेरा सिर खिड़की की तरफ झुकने लगा। यह देखकर कि मेरा सिर खिड़की से टकराने वाला है, ज्यू किंग हान ने सहजता से अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। उस महिला का हाथ मेरे सिर और शीशे के बीच आ गया। अगले ही पल मेरा माथा उसकी हथेली पर टिक गया। जब उसने नीचे झुककर मेरा चेहरा देखा, तब उसे एहसास हुआ कि उसकी यह हरकत कितनी अचानक थी। उसने अपनी सांसें रोक लीं ताकि मेरी नींद खराब ना हो, लेकिन उस समय उसे महसूस हुआ कि उसकी धड़कनें अब उसके बस में नहीं थीं। उसकी तेज धड़कनें उसकी घबराहट और उलझन को पूरी तरह बयां कर रही थीं। जब मैंने आंखें खोली, तो मैंने ज्यू किंग हान को उसी तनावपूर्ण मुद्रा में देखा। हमारे बीच की दूरी बहुत कम थी, इतनी कम कि न केवल उसे मेरे शरीर की खुशबू आ रही थी, बल्कि मुझे भी उससे आती चंदन, सैंडलवुड की महक महसूस हो रही थी। उसका हाथ ठीक मेरे सामने था और जहां मेरा माथा टिका था वह जगह थोड़ी गर्म थी। मैंने थोड़ा हिलकर अपना सिर हटाया और उसके हाथ को आजाद किया। ज्यू किंग हान ने अपना हाथ पीछे खींचा। उसका चेहरा थोड़ा घबराया हुआ था। तुम्हारी नींद खराब करने के लिए माफी चाहती हूं। मैंने अपना सिर हिलाया, उसके चेहरे को गौर से देखा और फिर थोड़ा करीब आया। मुझे भी चंदन की महक बहुत पसंद है। परफ्यूम में सैंडलवुड मेरा पसंदीदा है। इसी वजह से मैं शियाओ जिया को भी सैंडलवुड वाले परफ्यूम दिया करता था, लेकिन उसने कभी इस्तेमाल नहीं किए। पर सामने बैठी इस महिला ने मेरी पसंद पर मुहर लगा दी थी। एक शांत और गंभीर महिला पर ऐसी वुडी खुशबू बिल्कुल सही लगती है। ये सोचकर मेरी आंखें चमक उठीं। मेरे पास एक परफ्यूम की बोतल है जो तुम पर बहुत जचेगी, पर मैं उसे साथ नहीं लाया। क्या मैं किसी दिन उसे तुम्हें कुरियर करवा दूं? ज्यू किंग हान काफी देर तक मेरी आंखों में देखती रही। फिर उसने जबरदस्ती अपनी नजरें हटाईं। क्या मिस्टर शेन अक्सर लोगों को तोहफे देते हैं? नहीं, लेकिन मिस ज्यू, आपका रूप और मिजाज वाकई मुझसे मेल खाता है।
वह परफ्यूम खास तौर पर किसी के लिए बनवाया गया था, दुनिया में इकलौता है। चाहिए? चूंकि उसने जवाब नहीं दिया था, मैंने फिर से पूछा। समय बीतता गया। आगे गाड़ी चला रही जियांग युयाओ को कार में एक अजीब सी कशिश महसूस हो रही थी, लेकिन वह दखल न देने के मामले में काफी समझदार थी। काफी देर बाद ज्यू किंग हान ने अपनी मुस्कुराहट को दबाते हुए सिर हिलाया। तो फिर पक्का रहा? यह कहते हुए मैंने अपने फोन पर उसका पता मांगा। जियांग युयाओ ने थोड़ा और आगे गाड़ी चलाई और फिर हमें याद दिलाया कि पूर्वज आ गए हैं। उसके कहते ही कार एक तिराहे पर रुकी, जहां पहले से दो गाड़ियां खड़ी थीं। हमें देखते ही एक लड़का दौड़ता हुआ आया। वाह जियांग यू, तुम भी कमाल हो, तुम मुझे लेने नहीं आई। लेकिन जैसे ही उसने पीछे की सीट पर बैठे शख्स को देखा, वह एकदम सावधान की मुद्रा में खड़ा हो गया और फिर चापलूसी भरी मुस्कान दी। किंग हान दीदी, बहुत दिनों बाद मिले। ज्यू किंग हान ने उसे एक ठंडी नजर से देखा और कुछ नहीं कहा, लेकिन उस एक नजर ने ही शियाओ यान को कंपा दिया। बचपन से लेकर अब तक शियाओ यान किसी से नहीं डरा था, यहां तक कि अपने पिता से भी भिड़ जाता था। लेकिन ज्यू किंग हान से वह रूह तक डरता था। अगर उसे पता होता कि आज की महफिल में वह आ रही है, तो वह पक्का कोई बहाना बनाकर मना कर देता। क्या उन्होंने नहीं कहा था कि वह नहीं आ रही? फिर अचानक कैसे आ गई? उसने अपनी गर्दन सिकोड़ ली और दूसरों के पीछे छुपने की कोशिश करने लगा, लेकिन पैर हिलाते ही उसने मुझे कार से उतरते देखा। परिचय होने के बाद उसने मुझसे नमस्ते की। वह ऐसा लड़का लग रहा था जो जल्दी घुल मिल जाता है। कुछ ही बातों के बाद उसने मुझसे पूछना शुरू कर दिया कि मेरे घर में कोई भाई बहन हैं या नहीं। मैं पलकें झपकाते हुए जवाब देने ही वाला था कि तभी पीछे से एक आवाज आई। तुम लोग क्या बातें कर रहे हो? आवाज इतनी ठंडी थी कि सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। और शियाओ यान, जो अभी मुझे आंख मार रहा था, ऐसा लगा जैसे किसी ने उसका गला पकड़ लिया हो। कुछ खास नहीं, पर क्या तुम्हें इस बात की बहुत चिंता है कि मैं क्या बात कर रहा हूं? ये कहते हुए उसने अपनी आंखें घुमाई, मेरी तरफ देखा, मुस्कुराया और भाग गया। मुझे एक तरफ अकेला खड़ा देखकर थोड़ी दूर खड़ी ज्यू किंग हान ने मुझे आवाज दी। मैंने आवाज की दिशा में देखा। वह रेंज रोवर से टेक लगाए खड़ी थी और मुझे इशारा कर रही थी। उसके होंठों की हरकत से ऐसा लगा जैसे वह मुझे अपने पास बुला रही हो। मैं मानता हूं कि यह नजरा आंखों को सुकून देने वाला था, लेकिन यह किसी कुत्ते को छेड़ने जैसा एहसास क्यों दे रहा था? मैं धीरे से बुदबुदाया और बिना किसी हड़बड़ाहट के उसकी ओर चल दिया। जू किंग हान मेरे हिलते हुए होंठों को एकटक देख रही थी और जैसे ही मैं करीब पहुंचा, उसने पूछा, तुम अभी क्या कह रहे थे? यह सुनकर मेरा चेहरा अचानक सख्त हो गया। मैं सोचने लगा कि क्या जू किंग हान के सुनने की शक्ति इतनी तेज है? मुझे नहीं लगा था कि मेरे मुंह से कोई आवाज निकली है। मेरी उलझन भरी शक्ल देखकर ज्यू किंग हान आसानी से समझ गई कि मैं क्या सोच रहा हूं। मैंने देखा, सुना नहीं। तब मुझे एहसास हुआ और मैं ज्यू किंग हान के बगल में टेक लगाने के लिए जगह ढूंढने लगा। कुछ खास नहीं। अगर मैं उसे बता देता कि मैं क्या सोच रहा था और वह वाकई मुझे कुत्ते जैसा समझने लगती, तो मेरी इज्जत का क्या होता? जाहिर है किंग हान समझ गई थी कि ये बस कहने की बातें हैं। ये सोचकर उसने बात बदल दी। गाड़ी से उतरकर थोड़ा आराम किया, अब बेहतर लग रहा है? हाँ ठीक है, अब ज्यादा परेशानी नहीं है। असल में शहद वाला पानी पीने और थोड़ी देर सोने के बाद मैं काफी बेहतर था। अब शायद दवाई का असर भी शुरू हो गया था। साथ ही ताजी हवा में आने के बाद कार सिकनेस का नामो निशान नहीं बचा था। यह सुनकर ज्यू किंग हान के होंठों की मुस्कान और गहरी हो गई। अंत में हम दोनों में से कोई नहीं बोला, बस हम दोनों सिर झुकाए सामने आसमान को देखने लगे। थोड़ी देर बाद शियाओ यान दूर दूसरों के साथ मस्ती कर रहा था। उसने इधर उधर देखा और जियांग युयाओ से शिकायत करने का फैसला किया। हमारे पास से गुजरते समय वह जानबूझकर थोड़ा तेज दौड़ा। युवाओं की इस ऊर्जा को देखकर मैं मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। पास खड़ी ज्यू किंग हान ने तुरंत मेरा मुस्कुराता हुआ चेहरा देख लिया। क्या तुम्हें शियाओ यान जैसा स्वभाव पसंद है? किंग हान देख सकती थी कि जियांग युयाओ से लेकर शियाओ यान तक मुझे ऐसे मिलनसार और जिंदा दिल लोग पसंद आ रहे थे। तुम्हें कैसे पता चला? मैंने अपनी आंखों से देखा। फिर तो तुम्हारी आंखें चीजें समझने में बहुत माहिर हैं। क्या तुम्हें नहीं लगता कि ऐसे स्वभाव वाले लोग बहुत गर्मजोशी से भरे होते हैं? जब मैं पहली बार विदेश से लौटा था, तो मैं अपने आसपास की हर चीज से कटा हुआ महसूस करता था। हालांकि मुझे चीनी भाषा आती थी, लेकिन मेरी रफ्तार और शब्दों का चुनाव मेरी उम्र के बच्चों से बहुत पीछे था। शायद ये मेरा अहंकार था, लेकिन उस समय मैं दूसरों के सामने बोलने से कतराता था ताकि वे मेरी कमजोरी न पकड़ लें। लेकिन कुछ बच्चे हमेशा शोर मचाते हुए मुझे साथ खेलने के लिए बुलाते थे। शायद इसलिए क्योंकि मैं दिखने में अच्छा था। बार बार मना करने के बाद भी वे धैर्य के साथ मेरे पीछे लगे रहते थे। शुरुआत में उन्होंने गौर किया कि मैं धीरे बोलता हूं,
लेकिन उन्होंने मेरा मजाक नहीं उड़ाया। इसके बजाय वे मेरे चुप होने का इंतजार करते थे। बाद में उन्होंने मेरी बोलने की रफ्तार सुधारने में भी मदद की। समय के साथ मैं उस माहौल में पूरी तरह ढल गया। हालांकि ग्रेजुएशन के बाद सबसे संपर्क टूट गया, लेकिन तब से मुझे ऐसे स्वभाव वाले लोगों के प्रति एक स्वाभाविक लगाव महसूस होता है। मैं पुरानी यादों में खोया था, जबकि किंग हान गर्मजोशी शब्द सुनकर मन ही मन सोचने लगी। मेरे स्वभाव के साथ क्या शेनमू मुझे गर्मजोशी वाला समझेगा? जवाब साफ तौर पर नहीं था। जैंग यू याओ और उसके ग्रुप के अलावा हांगकांग में शायद ही कोई ऐसा था जो उससे डरता ना हो, और उसका स्वभाव ऐसा बिल्कुल नहीं था जिसे लोग गर्मजोशी भरा कहें। थोड़ी देर बाद ग्रुप फिर से चल पड़ा और हम मैनर जागीर पहुंच गए। कार से उतरने के बाद सब अपने अपने कामों में लग गए। बस मैं और श्याओ यान खाली थे। उसने मुझे एक कोने में खींच लिया और अंगूठा दिखाकर बोला, मो भाई, तुम बहुत कूल हो। तो मेरी इस तारीफ के बदले क्या तुम मुझे बताओगे कि किंग हान दीदी के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है? तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि तुम पहले ऐसे लड़के हो जो किंग हान दीदी के इतने करीब दिखे हो और जिन पर वह इतनी मेहरबान है। पहले, सच में, उनके लुक्स के हिसाब से तो उनके पीछे दीवानों की कमी नहीं होनी चाहिए, है ना? हैरानी की बात है ना, मैं भी हैरान हूं मो भाई। आखिर तुमने दीदी का दिल कैसे जीता? ये पूछकर उसने मान लिया था कि हमारे बीच कुछ खास है। शियाओ यान की नजर में ज्यू किंग हान ठंडी, रूखी और बेरुखी इंसान थी। उनके जैसे लोग बस अपने परिवार के रसूख की वजह से उसके सामने खड़े हो पाते थे। लेकिन मैं अलग था। जियांग युयाओ से मिली खबर के मुताबिक किंग हान खास तौर पर आज के फंक्शन के लिए आई थी, जबकि पहले उसका आने का कोई इरादा नहीं था। इसके बावजूद यह हमारी सिर्फ दूसरी मुलाकात थी। यहां तक कि जब सब इकट्ठा हुए तब भी किंग हान ने बहाना बनाकर मुझे अपनी कार में बैठा लिया और खुद ड्राइवर बन गई। श्याओ यान तो क्या, जियांग युयाओ और बाकी लोग भी कभी किंग हान की चलाई कार में नहीं बैठे थे। तुम क्या कह रहे हो, मैंने उसे नहीं जीता? मैंने उलझन में मुड़कर थोड़ी दूर खड़ी ज्यू किंग हान को देखा। उसे महसूस हुआ कि मैं उसे देख रहा हूं, तो उसने भी अपनी नजरें मेरी तरफ घुमा दी। जब हमारी नजरें मिलीं, तो मैंने बिना झिझके उसे देखकर मुस्कुराहट दी और फिर श्याओ यान की तरफ मुड़ा। मैंने उसे क्यों जीता होगा? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि वो मुझे जीतना चाहती हो? जियांग युयाओ और दूसरों के रिएक्शन देखकर मैं इतना भी बुद्धू नहीं था कि यह न समझ पाऊं कि जू किंग हान के मन में मेरे लिए कुछ है। मो भाई, क्या बात है? क्या तुम सीरियस हो? बस मजाक कर रहा था। फिलहाल मेरा तुम्हारी हान दीदी के साथ किसी रिश्ते का कोई इरादा नहीं है, तो ज्यादा मत सोचो। मेरा शांत जवाब सुनकर शियाओ यान थोड़ा बेचैन हो गया। एक रिश्ता हो सकता है, मैंने बस जिज्ञासावश पूछा था। मेरी पसंद की एक लड़की है जो अभी मेरे साथ आई थी। मुझे पता है, डरो मत। उसे परेशान देखकर मैंने उसे दिलासा दिया और साथ ही सोचने लगा कि आखिर ज्यू किंग हान ने ऐसा क्या किया है कि लोग उससे इतना डरते हैं। तभी पीछे से जानी पहचानी पदचाप सुनाई दी। शियाओ यान देख सकता था कि कौन आ रहा है। वह तुरंत मेरे पीछे छिप गया। मो भाई, हान दीदी और याओ दीदी इधर ही आ रही हैं। उसे मेरे पीछे दुबकते देख जांग यू याओ की हंसी छूट गई। श्याओ यान चुप रहा। उसे पता था कि जब तक मैं वहां हूं, किंग हान उस पर ध्यान नहीं देगी। और हुआ भी वही। किंग हान के आने से लेकर रुकने तक उसकी नजरें मुझ पर टिकी थीं। जब चारों तरफ खामोशी छा गई, तब किंग हान ने श्याओ यान की तरफ एक नजर डाली। वह नजर श्याओ यान के लिए रिहाई के परवाने जैसी थी और वह लंबी डग भरता हुआ वहां से भाग निकला। यह देखकर मैंने अपने होंठ सिकोड़े और ज्यू किंग हान की तरफ देखा। तुमने श्याओ यान को डराकर भगा दिया, अब मेरा वक्त बिताने में कौन मदद करेगा? जियांग यू याओ ने मौके का फायदा उठाया। हान दीदी आपका साथ देंगी। पास में ही एक झूला है और दीदी को झूलना बहुत पसंद है। आप दोनों वहां क्यों नहीं जाते? आप लोग खुद तय कर लें, मैं देखने जा रही हूं कि खाने की तैयारी कैसी चल रही है। पल भर में वे दोनों वहां से गायब हो गए। किंग हान को भी कोई जल्दी नहीं थी। वह शांति से मेरे पास खड़ी रही। कभी कभी उसकी नजरें मुझ पर पड़ती, लेकिन मुझे नजारों में खोया देख उसने मुझे परेशान नहीं किया। आधे घंटे बाद जब खाने के लिए बुलाया गया, तब मैं ख्यालों से बाहर आया और किंग हान के साथ चल दिया। मैनर की सब्जियां ताजी थीं और चिकन बत्तख भी ताजा ही काटे गए थे। ये ग्रुप अपने साथ प्रोफेशनल शेफ की टीम भी लाया था। रात होने तक खाना खत्म हो चुका था। बाकी लोग समझदारी दिखाते हुए मुझे और किंग हान को अकेला छोड़ गए। गाड़ियों का काफिला हांगकांग के शहरी इलाके में दाखिल हुआ और धीरे धीरे सब अपने रास्तों पर निकल गए। अंत में सिर्फ किंग हान ही सड़क पर थी। वह बार बार कार की रफ्तार धीमी कर रही थी, जैसे चाहती हो कि यह रास्ता कभी खत्म ना हो। आखिर में मैं थकान की वजह से सो गया। तब जाकर उसने होटल की तरफ रफ्तार बढ़ाई।
होटल पहुंचकर उसने फिर से दरवाजे पर इंतजार कर रहे एक शख्स से एक बैग लिया। मैंने तुम्हारे लिए हॉथॉर्न हॉथॉर्न जूस बनवाया है, लेकिन बस आधा कप ही पीना। मुझे डर है कि ज्यादा पीने से तुम्हारा पेट खराब ना हो जाए। ठीक है, आपकी चिंता के लिए शुक्रिया मिस ज्यू। मैं अब ऊपर जा रहा हूं। घर पहुंचकर मुझे मैसेज कर देना कि तुम सुरक्षित पहुंच गई हो। ये कहकर मैंने हाथ हिलाया और होटल के अंदर चला गया। जब तक मैं आंखों से ओझल नहीं हो गया, किंग हान वहीं खड़ी रही और फिर गाड़ी चला दी। कुछ दिनों बाद हांगकांग के एक बेसमेंट में रहम की भीख मांगने वाली आवाजें गूंज रही थीं। लोहे का दरवाजा खुला और वहां खड़े एक शख्स ने दस्ताने थमाए। सिस्टर हान, जो भी पूछना था सब पता चल गया है और उन्होंने जो फोटो खींचे थे वे सब साफ कर दिए गए हैं। उन्होंने कितने फोटो लिए थे? असिस्टेंट ने तुरंत फोन थमा दिया। वे सब मिस्टर शेन की रोजाना की गतिविधियों के फोटो हैं। होटल सुरक्षित है, इसलिए वे अंदर नहीं घुस पाए थे। किंग हान ने फोन लिया और एक एक करके फोटो देखे। मेरी मुस्कुराती तस्वीरों को देखकर उसके गाल लाल हो गए, लेकिन यह सोचकर कि ये फोटो गंदे तरीकों से लिए गए थे उसका चेहरा काला पड़ गया। उसने तसल्ली से सारे फोटो डिलीट किए और असिस्टेंट से पूछा कि इसके पीछे कौन है। ये लियो परिवार का सबसे बड़ा पोता लियो रुचेन है। जिस दिन मिस्टर शेन बार गए थे वह भी वहीं था। वह शक्ल का दीवाना है और मिस्टर शेन के लुक्स की वजह से उसने उन्हें निशाना बनाया। ज्यू किंग हान कमरे की ओर बढ़ी और पलटकर बोली, इसका शेनमू के लुक्स से कोई लेना देना नहीं है। उसने शेनमू का पीछा सिर्फ इसलिए करवाया क्योंकि वह एक अय्याश इंसान है। कमरे में जाकर उसने खुद उन लोगों से पूछताछ की। सब पक्का करने के बाद उसने दस्ताने उतारे और जमीन पर फेंक दिए। पीछे से आती चीखों को अनसुनाकर वह बाहर निकल गई। सबूतों के साथ भेज दो जो उन्होंने किया है, बाकी बड़ों पर छोड़ दो। और हां, लियो परिवार के बुजुर्ग से मेरी मुलाकात का समय तय करो। जो लोग उनके बस में नहीं हैं उन्हें मैं काबू में करूंगी। अगले दिन मैं काफी देर तक बिस्तर पर पड़ा रहा। आंखें नहीं खुल रही थीं। जब शिंग ह्यूई का फोन आया तब मैं उठा। अभी भी सो रहे हो? देश में तो दोपहर होने वाली होगी। हाँ, कल रात बहुत अच्छी नींद आई। उठने का मन नहीं कर रहा। हांगकांग में मेरे लोगों ने गौर किया कि कुछ दिनों से कोई तुम्हारा पीछा कर रहा था। मैंने जांच करवाई, पर 2 दिन पहले वे सब गायब हो गए। अभी खबर मिली है कि उन्हें अंदर भेज दिया गया है। यह सुनकर मेरी आंखें पूरी तरह खुल गईं। रुको, ये तुम्हारे लोगों ने नहीं किया? बिल्कुल नहीं। अगर मैंने किया होता तो क्या मैं तुम्हें बता रही होती? यह सुनकर मैंने अपनी भौहें सिकोड़ी और सच जानने की कोशिश की। तभी मेरे दिमाग में कुछ चेहरे आए। क्या तुम्हें पता है कि वह कौन था? मेरा अंदाजा है कि ज्यू किंग हान और जियांग युयाओ। मैं उन्हें जानता हूं। कुछ दिन पहले उनके साथ डिनर किया था, पर पक्का नहीं पता कि उन्होंने ही कदम उठाया है या नहीं। वे तुम्हारी मदद क्यों करेंगे? क्योंकि तुम जिंदा में जू परिवार के सदस्य हो। मैंने मजाक में कहा। पता नहीं, शायद ज्यू किंग हान मुझे डेट करना चाहती है। पर किंग हान ही क्यों? जियांग युयाओ क्यों नहीं? एक अजीब खामोशी के बाद शिंगयुई ने गंभीरता से सोचा और कहा कि ये नामुमकिन नहीं है। अब मेरी चुप रहने की बारी थी। शायद इसलिए क्योंकि ज्यू किंग हान जियांग यू याओ से ज्यादा सुंदर है। ज्यू किंग हान की स्थिति बहुत जटिल है। वो गू परिवार की सत्ता संभाल रही है जिसे कोई आम इंसान चुनौती नहीं दे सकता। क्या तुम सच में उसके साथ निपटना चाहते हो? और शियाओ जिया का क्या तुमने सच में उसे भुला दिया है? शिंगयुई को लगा कि मेरे स्वभाव के हिसाब से मैंने इतनी जल्दी शियाओ जिया को नहीं छोड़ा होगा, वरना मैं हांगकांग नहीं भागता। शायद मैं बस अपनी भावनाओं से भाग रहा था, ताकि उसके कमजोर पड़ने पर मेरा दिल फिर से न पिघल जाए। लेकिन किसी दूसरे रिश्ते का इस्तेमाल उस मकसद के लिए नहीं किया जाना चाहिए। और यही तक एपिसोड खत्म होता है। अगर इसमें अच्छा खासा पीयूष आ जाते हैं तो मैं इसका अगला पार्ट लेकर आऊंगा, तो आप लोग वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना, और जितना हो सके आप लोग वीडियो को हाइप करना। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय सभी को।